नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में CET समेत कई अहम फैसलों पर लगी मोहर, शहीद परिवार को मिलेंगे अब 1 करोड़ रुपए। हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, CM सैनी ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत जारी की 144 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, इन परिवारों को मिलेगा लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में ग्रुप D कर्मचारियों की होगी ज्वाइनिंग, 5 साल से कम सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। जिला न्यायालय भिवानी में आई ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जानिए पूरी अपडेट। होंडा यूनिकॉर्न का अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुआ, कीमत 1,19,000 रुपए। बाइक में नया LED हेडलैम्प और फुली डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का दावा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंच तत्वों में विलीन, बेटे ने मुखाग्नि दी, राहुल शव यात्रा में साथ आए, कंधा दिया, PM सोनिया प्रियंका मौजूद रही। और बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे बंद, बारिश से दिल्ली में 15 साल तो राजस्थान के अजमेर में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार जमकर मेघ बरसे। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। 29 दिसंबर से हवा की दिशा बदलकर पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ऐसे में पहाड़ों की तरफ से हवा बहकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी। इससे दिन और रात दोनों का तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 29 दिसंबर यानी आज से पूरे प्रदेश में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इससे सुबह के समय गाड़ी चलाने में भारी परेशानी होगी। कोहरे के चलते प्रशासन की तरफ से वाहनों को धीमी गति से चलाने का आह्वान किया गया है। वहीं 27 सितंबर को हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और कैथल जिले के कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। इससे फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, सरसों और चने की फसल को हुआ है। इसके अलावा सब्जियों की फसल भी इन जिलों में खराब हो गई है। बारिश के बाद अब पंजाब, चंडीगढ़ में धुंध का असर देखने को मिलेगा। तो वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी में जनरेटर ऑपरेटर तथा लिफ्ट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। लिफ्ट ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए तथा साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI धारक भी होने चाहिए तथा उसे 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं जनरेटर ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास, जनरेटर या फिर डीजल इंजन ट्रेड में ITI धारक होनी चाहिए तथा उसे कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 सायं 5 बजे तक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह के लिए मासिक पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया। ओलावृष्टि और बारिश में खराब हुई फसलों को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान के संबंध में भी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आकलन में तोसाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, भट्टुकला, नारनौद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन और बावल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की संभावना जताई गई है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। हरियाणा के पलवल जिले में शुक्रवार की रात बारिश के साथ कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है तो वहीं ठंड भी बढ़ गई है। जिले का शनिवार का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ओलावृष्टि के कारण सरसों और सब्जी की फसलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से गिरदावरी करवाकर तुरंत मुआवजे की मांग की है। ओले पड़ने से सरसों की तैयार फसल में काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं सब्जियों की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड भी बढ़ गई है। इससे लोग शनिवार को अपने घरों में दुबके रहे। वहीं पूरे दिन बादल छाए रहे। कृषि विशेषज्ञ
डॉक्टर महावीर सिंह मलिक ने बताया कि हल्की बारिश जहां फसलों के लिए फायदेमंद है, वहीं जिन स्थानों पर ओले गिरे हैं वहां नुकसान हुआ है। सरसों और सब्जी की फसल में अधिक नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि हाथीन इलाके में बरसात के साथ ओले बरसे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग की टीम नुकसान के आकलन में लगी हुई है। पूरे आकलन के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला की दूसरे दिन की अस्थि कलश यात्रा समाप्त हो गई है। ये यात्रा सुबह गुरुग्राम से निकली और रात 7:45 पर पानीपत के PWD रेस्ट हाउस में पहुंची। यात्रा का यहीं पर रात्रि विश्राम हुआ। पानीपत में जब यात्रा समालखा पहुंची तो यहाँ लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा ओम प्रकाश चौटाला का नाम रहेगा के नारे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी अस्थियों पर पुष्प अर्पित किए। इससे पहले यात्रा फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक और सोनीपत से गुजरी, जहाँ इसका स्वागत हुआ। ये यात्रा 6 जिलों से होकर पानीपत पहुंची। तीसरे और अंतिम दिन रविवार यानी आज यात्रा को 8 जिले कवर करने होंगे। ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हुआ था। उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को चौधरी देवलाल स्टेडियम सिरसा में होगी। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने आ सकते हैं। हरियाणा में सरकार ने 2 दिन बारिश और ओले गिरने से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांग ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों का बीमा है उन्हें कंपनी से क्लेम दिलाया जाएगा, जिनका बीमा नहीं होगा उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बता दें कि शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गाँव में सब्जी, सरसों और चने की फसल तबाह हो गई। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों से हुए नुकसान पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि को लेकर भी आज चर्चा की गई है, जिसमें फसलों को हुए नुकसान के संबंध में भी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। आरंभिक आकलन में तोसाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, भट्टुकला, नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हाथीन, बावड़ में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना जताई गई है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। हिसार के करीब 50 गाँव में ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से सड़ गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और चने की फसलों को हुआ है। इसके अलावा हांसी क्षेत्र में सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर फतेहाबाद में ओलावृष्टि से 13 गाँव में सब्जी और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन के दौरान डॉक्टरी मदद न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई तो कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसानों के विरोध को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना है। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वे उनके शुभचिंतक नहीं है। वे अस्पताल में रहकर अनशन जारी रख सकते हैं। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के मामले को लेकर 31 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी के कानून की मांग को लेकर 34वें दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में देर रात तेज बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी सरसों की फसल के अलावा अन्य फसल भी बर्बाद हो गई। किसान सुबह पहले ही अपने खेतों की ओर दौड़े। किसानों की प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। ओलावृष्टि के साथ चली तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ टूटकर भी गिरे हैं। किसानों ने बताया कि देर रात को तेज आंधी और हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते उनकी खेतों में खड़ी 90% से अधिक सरसों की फसल जड़ सहित बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की 2 ही फसलों की पैदावार होती है, जिन पर किसानों के परिवार की साल भर की रोजी रोटी निर्भर करती है। रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने के लिए खेत में पहुंचे बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार विधायक ने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। यदि पद रिक्त नहीं है तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में कार्यरत थे और कर्मचारियों की तरफ से निरंतर विभाग आवंटन की लगातार मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। अगर पद
पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या HKRNL के जरिए तैनात लेवल 1 कर्मचारी, अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को आर्थिक सहायता यानी मदद प्रदान करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु 1 के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस योजना के धनराशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हीं परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। इस योजना के तहत 6 से 12 साल आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से ज्यादा व 18 साल तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 साल तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 साल तक 5 लाख रुपए और 45 से ज्यादा व 60 साल तक 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। हर बार की तरह अब की बार भी हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाएगा। 7 से लेकर 13 फरवरी तक लगने वाले 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में अब की बार पर्यटकों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। मेले में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पिछले साल की अपेक्षा बेहतर ATM की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पिछली बार जहाँ पर 3 ATM होते थे, लेकिन अब की बार मेले परिसर में 6 ATM लगेंगे, जिनमें 2 मोबाइल ATM होंगे। पर्यटन विभाग ने इसके लिए बैंकों से संपर्क कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव के समापन के बाद अब मेला परिसर में पर्यटन निगम ने मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ लगाए जाने वाले हट्स भी अपने खास अंदाज में नजर आएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 13 हट्स बनाई गई हैं। इनमें पुराने हट्स भी शामिल हैं। अब की बार मेले में 7 देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक को भी जोड़ा गया है। इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। अब से पहले पार्टनर कंट्री के तौर पर एक ही देश को जोड़ा जाता था, लेकिन अब की बार बिम्स्टेक के 7 देश यहाँ अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, 65 वर्षीय बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, दूसरी बेटी 61 वर्षीय दमन सिंह और तीसरी बेटी 58 वर्षीय अमृत सिंह निगम बोध घाट पर मौजूद थी। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। निगम बोध घाट में सोनिया, प्रियंका, राहुल और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को सुबह 9:30 बजे उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। इसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे थे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI भारतीय बाजार के लिए अपने 2 व्हीलर लाइनअप को अपडेट कर रही है। एक्टिवा 125, SP 125 और SP 160 को अपडेट करने के बाद अब कंपनी ने होंडा यूनिकॉर्न का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। 2025 होंडा यूनिकॉर्न के इंजन को OBD2B नॉर्म्स के अनुसार अपडेट किया गया है। कंपनी का दावा है कि बाइक 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। कंपनी ने बाइक को सिंगल वेरिएंट में पेश किया है और इसकी कीमत 1,19,000 रुपए जो कि दिल्ली एक्स-शोरूम रखी गई है। होंडा यूनिकॉर्न को 160 सीसी कंप्यूटर बाइक सेगमेंट में हीरो एक्सट्रीम 160R 2V, बजाज पल्सर N160 और TVS अपाचे RTR 160 4V को टक्कर देगी। 2025 होंडा यूनिकॉर्न में बड़ा अपडेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है। यहाँ एनालॉग यूनिट की जगह फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। यह स्लिक डिस्प्ले, स्पीड, गियर पोजीशन, इको मोड इंडिकेटर और सर्विस अलर्ट जैसी जानकारी शो करता है। इसके अलावा USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बाइक मेंटेनेंस, फिर बैटरी और PGIM FI फ्यूल इंजेक्शन जैसे एडवांस फीचर से लैस है। बाइक में 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। बाइक में किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्टर का ऑप्शन भी प्रदान किया गया है।
इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 20 दिसंबर को सोना 75,377 रुपए पर था, जो बढ़कर 76,436 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,069 रुपए बढ़ी है। चांदी की कीमत पिछले शनिवार को 85,133 रुपए थी, जो अब 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,698 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,990 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।